नमस्कार साथियों, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। बीएससी पार्ट थर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशंस कॉम्प्लेक्सेस वीडियो सीरीज के क्रम में आज हम क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्रिस्टल फील्ड थियोरी में सीएफएसई को प्रभावित करने वाले कारक, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की कमियां व इसके एप्लीकेशंस पार्ट के साथ उपस्थित हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की कंटेंट के साथ, जो कि है सीएफएसई को प्रभावित करने वाले कारक। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो चर्चा करते हैं। फर्स्ट है ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, किसी भी कॉम्प्लेक्स की जो ज्यामिति है वो क्रिस्टल क्षेत्र स्प्लिटिंग एनर्जी सीएफएसई यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम ऑक्टाहेड्रल की होती है और सबसे कम टेट्राहेड्रल की होती है। यानी कि हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हम जानते हैं कि तीन ऑर्बिटल्स स्प्लिटिंग में दो सेट बनते हैं, T2G एंड EG। तो तीन ऑर्बिटल्स डी ऑर्बिटल्स निम्न ऊर्जा के हो जाने के कारण अधिकांश इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निम्न ऊर्जा में फिल करते हैं मोस्टली। तो इनकी जो सीएफएसई का मान अधिक होता है ऑक्टाहेड्रल्स का, उससे कम किसका होता है, टेट्राहेड्रल का होता है। तो ज्यामिति के आधार पर हम ये सीएफएसई को ज्यामिति है किस प्रकार प्रभावित करती है। हम जानते हैं कि स्क्वायर प्लेनर की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो इस वजह से क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की ज़्यादा होगी। और ऑक्टाहेड्रल्स और टेट्राहेड्रल्स की बात अभी हमने की है। और सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ सेंट्रल मेटल्स। सेंट्रल मेटल्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो सीएफएसई को इस प्रकार प्रभावित करता है कि यदि उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में डी ऑर्बिटल्स में उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं जितने कि निम्न ऊर्जा के जो कक्षक हैं उनमें फिल हो जाएं, कंप्लीट हो जाएं, तो निम्न ऊर्जा के कक्षकों में यानी कि केंद्रीय धातु आयन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इससे सीएफएसई का मान बहुत प्रभावित होता है। अतः यदि डी कक्षकों में उतने इलेक्ट्रॉन हैं जो निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षों में ही भरे जा सकें तो उसके सीएफएसई का मान उच्च होगा। तो डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को प्रभावित करती है। थर्ड प्रभावित करने वाला कारक है डेल्टा वैल्यू। डेल्टा वैल्यू जिसको हम 10 dq वैल्यू या मैग्नीट्यूड ऑफ 10 dq भी कहते हैं। डेल्टा वैल्यू 10 dq वैल्यू आप जानते हैं, ये जो सेट हैं T2G और EG या टेट्राहेड्रल के लिए E और T2 जो सेट बनते हैं डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग के बाद, इनके मध्य लोवेस्ट एंड हाईएस्ट डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी गैप है, उसको हम डेल्टा वैल्यू बोलते हैं या इसको हम 10 dq बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ 10 dq। तो ये डेल्टा वैल्यू है, ये डेल्टा वैल्यू का मान ज़्यादा होगा तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान भी अधिक होगा, क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में मुक्त होने वाली जो एनर्जी है उसका मान भी बढ़ जाएगा यदि डेल्टा वैल्यू का मान अधिक है। तो अब बात करते हैं ये जो डेल्टा वैल्यू है, इस डेल्टा वैल्यू को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जो डेल्टा वैल्यू को प्रभावित करेंगे वो ही क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को भी प्रभावित करेंगे। तो डेल्टा वैल्यू को प्रभावित करने वाले कारकों में हम अध्ययन करते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ 10 dq वैल्यू। उसमें सबसे पहला है नेचर ऑफ मेटल आयन। केंद्रीय परमाणु या आयन की, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की प्रकृति ये डेल्टा वैल्यू या 10 dq वैल्यू को किस प्रकार प्रभावित करती है। हम देखते हैं कि समान ज्यामिति के कोई दो कॉम्प्लेक्सेस हैं। समान ज्यामिति के दो कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं। आयरन के कोई दो कॉम्प्लेक्स हैं, हेक्सा एक्वो Fe सेकंड आइंस और सेकंड है हेक्सा एक्वो Fe थर्ड आइंस। यहाँ जो केंद्रीय मेटल्स हैं, आइंस हैं, वहाँ मेटल सेम है लेकिन उन पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल्स आइंस अलग अलग है। यहाँ Fe+2 आइंस में है और यहाँ Fe+3 आयनिक स्टेट में है।
तो 10 डी की वैल्यू है वो केंद्रीय धातु परमाणु पर जितना अधिक प्लस आवेश होगा उसकी 10 डी क्यू वैल्यू का मान भी अधिक होगा। यहाँ देख सकते हैं आप 10,400 सेंटीमीटर इनवर्स Fe+2 के लिए है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाता है एक्वा आयंस के साथ, एक्वा लिगेंड्स के साथ, और ये Fe3 आयंस कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो उसकी 10 डी क्यू की वैल्यू क्या है 13,700 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये डिफरेंट चार्ज ऑन कैटाइन ऑफ द सेम मेटल्स, तो सेम मेटल्स हैं लेकिन हमने इनका चार्ज अलग अलग लिया है, तो चार्ज जितना अधिक होगा 10 डी की वैल्यू या डेल्टा वैल्यू का मान अधिक होगा, और डेल्टा वैल्यू का मान अधिक होगा तो जाहिर सी बात है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जिसको हम जो मुक्त होती है इलेक्ट्रॉनों के पुनर्वितरण से, रीडिस्ट्रीब्यूशन से इलेक्ट्रॉन्स की, तो डेल्टा वैल्यू का मान ज़्यादा तो CFSE का मान भी ज़्यादा। और आप एक जनरलाइज हम इसको इस प्रकार कर सकते हैं कि सेंट्रल मेटल आयंस पर यदि चार्ज अधिक है, पॉजिटिव चार्ज अधिक है तो 10 डी की वैल्यू भी अधिक होगी, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 10 डी वैल्यू। और केंद्रीय परमाणु या आयन की प्रकृति में हम और देखते हैं प्रभावित करने वाले कारक 10 डी को कौन प्रभावित करता है। डिफरेंट चार्ज ऑन द कैटाइंस ऑफ डिफरेंट मेटल्स। डिफरेंट मेटल्स दिया है हमने, यहाँ वेनेडियम है और यहाँ क्रोमियम है। वेनेडियम +2 स्टेट में है और क्रोमियम +3 स्टेट में है। उस केसेस में भी ये दोनों 3D इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं इनका, यानी d ऑर्बिटल्स में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्रोमियम +3 में और वेनेडियम +2 में, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं d ऑर्बिटल्स में, फिर भी इनके आयंस डिफरेंट हैं, वेनेडियम +2 स्टेट में है और क्रोमियम +3 स्टेट में है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ 10 डी वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, यानी आवेश के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होने के कारण ये +3 की जो क्रोमियम है उसका 10 डी का मान है वो 17,400 सेंटीमीटर इनवर्स है, जबकि वेनेडियम का है 12,400 सेंटीमीटर इनवर्स। सेकंड है सेंट्रल मेटल आयन प्रकृति में हम डेल्टा वैल्यू को प्रभावित करने वाले कारक का अध्ययन कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि डेल्टा वैल्यू को जो कारक प्रभावित करेंगे वो जाहिर सी बात है CFSE यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को भी प्रभावित करेंगे। सेकंड है अपना क्वांटम नंबर ऑफ द d ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल साइन। हम बात करते हैं क्वांटम नंबर की। क्वांटम नंबर्स का मतलब है कि जो ट्रांजिशंस मेटल्स हैं उनमें 3D सीरीज़ के ट्रांजिशन एलिमेंट है, उसके साथ यदि कोई कॉम्प्लेक्स बना रहा है, और यदि 4D सीरीज़ का कोई ट्रांजिशंस मेटल है उसके साथ कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और एक बात करते हैं हम 5D सीरीज़ का कोई ट्रांजिशंस एलिमेंट है उसके साथ कोई कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो हम एग्जांपल्स के माध्यम से बात करते हैं। यदि हम 3D से 4D में जाते हैं तो 10 डी की वैल्यू का मान कितना बढ़ जाता है, 30 से 50% तक इंक्रीज हो जाता है। 30 से 50% मोर वैल्यू प्राप्त होती है 10 डी की, यदि हम 3D सीरीज़ के ट्रांजिशंस कॉम्प्लेक्स की बात कर लें और 4D सीरीज़ के ट्रांजिशंस कॉम्प्लेक्स की। तो 4D वाला कॉम्प्लेक्स है उसका 10 डी का वैल्यू मान है 3D से 30% या 40% ज़्यादा होगा। आप एग्जाम्पल्स के तौर पर देख सकते हैं, हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3rd कॉम्प्लेक्स है और यहाँ 23,000 सेंटीमीटर इनवर्स है 10 डी वैल्यू मान, और इसी प्रकार रोडियम हेक्सा अमीन रोडियम 3rd है, इसका 34,000 सेंटीमीटर इनवर्स है। आप देख सकते हैं कितना अधिक मैग्नीट्यूड है। हालांकि यहाँ D6 कॉन्फ़िगरेशंस हैं, यहाँ भी D6 है और यहाँ भी D6 है, लेकिन यहाँ क्वांटम्स नंबर जो मुख्य क्वांटम संख्या है यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। तो 3D से 4D में जाते हैं या 4D से 5D में यदि कंसीडर करते हैं कॉम्प्लेक्स को, तो उनके 10 डी का मैग्नीट्यूड है वो 30 से 40% या 50% तक इंक्रीज हो जाता है। आप इरिडियम की बात कर लेते हैं, हेक्सा अमीन इरिडियम 3rd कॉम्प्लेक्सेस हैं, वहाँ देखिए 41,000 सेंटीमीटर इनवर्स इस 10 डी या डेल्टा वैल्यू का मान प्राप्त होता है। तो ये बात हुई केंद्रीय धातु परमाणु की प्रकृति, ये भी डेल्टा वैल्यू को काफ़ी प्रभावित करती है। किस प्रकार प्रभावित करती है, यदि हम
डी ऑर्बिटल्स में जो क्वांटम नंबर्स की बात कर लें, यानी 3D से 4D सीरीज़ में जाते हैं तो 10 डिग्री बढ़ जाता है। और दूसरा है डिफरेंट चार्ज, यानी चार्ज बढ़ा देते हैं किसी मेटल्स का, डिफरेंट मेटल्स का, और यदि सेम मेटल का भी यदि चार्ज बढ़ रहा है तो भी 10 डिग्री यानी डेल्टा वैल्यू का मान इंक्रीज होगा। और सेकंड है नेचर ऑफ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डेल्टा वैल्यू में सेकंड प्रभावित करने वाला कारक है नेचर ऑफ द लिगेंड्स। अभी हमने ऊपर नेचर ऑफ द मेटल्स की बात की थी जो काफ़ी प्रभावित किया डेल्टा वैल्यू को, और डेल्टा वैल्यू को जो प्रभावित करेगा वो CFSE को ऑटोमेटिकली प्रभावित करेगा। तो नेचर ऑफ द लिगेंड्स, लिगेंड की प्रकृति 10 डिग्री की वैल्यू को या डेल्टा वैल्यू को किस प्रकार प्रभावित करती है, तो इस केसेस में भी हम बात कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ 10 डिक्यू हाई फॉर स्ट्रोंगर लिगेंड एंड वैल्यू लो फॉर वीक लिगेंड, यानी वीक लिगेंड में 10 डिक्यू का मान कम होता है। ये जब हमने एज्यूम्शंस पढ़े थे, अभिग्रहित पढ़े थे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के, कि ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं यदि आने वाला लिगेंड प्रबल है तो इनकी स्प्लिटिंग ज़्यादा हो जाएगी, और दुर्बल है तो इनकी स्प्लिटिंग कम हो जाएगी। ये दुर्बल और प्रबल की बात हमने पहले भी कर ली है। तो लिगेंड की प्रकृति भी 10 डिक्यू को वैल्यू को काफ़ी प्रभावित करती है। और इस ही संबंध में लिगेंड की एक प्रबलता और वीकनेस को व्यवस्थित करने वाली एक श्रेणी है जिसको हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप देख सकते हैं, आप इसको लर्न कर सकते हैं। ये ट्रांस इफेक्ट में यदि हम बाद में अध्ययन करेंगे उसमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो कि लिगेंड्स को दुर्बलता से प्रबलता की ओर एक व्यवस्थित करने वाली सीरीज है, इसमें ये दर्शाया गया है कि सबसे स्ट्रोंगेस्ट जो लिगेंड है वो कार्बोनिल है CO, उससे दुर्बल क्या है साइनाइड है साइनो, फिर फेनिल है, मेथिल है, नाइट्रो है, फिनेंथ्रीन है, बाईपायरिडीन्स, ये इथाइलिन डायमीन, एमीन, पायरिडीन्स, आइसोथायो है, आइसोथायोसाइनो है, एक्वा है, ऑक्सो है, सबसे वीकेस्ट है वो क्या है आयोडो लिगेंड है। तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, आप इसको लर्न कर सकते हैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से। और थर्ड है जो कि डेल्टा वैल्यू को प्रभावित करने वाला कारक है ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस में हमने पहले भी अध्ययन किया था कि संकुलों की जो ज्यामिति है वो डेल्टा वैल्यू को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। सबसे ज़्यादा डेल्टा वैल्यू किसकी होती है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की। आप इस ऑर्डर को लर्न रखें, याद रखें। उससे कम डेल्टा वैल्यू है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, उससे कम है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, और सबसे कम क्या है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। तो ये डेल्टा वैल्यू है, ये इसकी ज्यामिति भी प्रभावित करती है। आप इनमें रिलेशंस भी देख सकते हैं कि डेल्टा वैल्यू फॉर स्क्वायर प्लेनर इज इक्वल टू 1.3 डेल्टा O, यानी कि 1.3 गुना अधिक है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की डेल्टा वैल्यू। इसी प्रकार ये RBC के एग्जामिनेशंस में पूछा गया क्वेश्चन से डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा O। यहाँ ये एनर्जी रिलीज हो रही है या एनर्जी टर्म्स हैं तो इसमें हम माइनस भी यूज कर सकते हैं। तो -4/9 डेल्टा O। तो डेल्टा T और डेल्टा O में ये संबंध दर्शाया गया है, और डेल्टा स्क्वायर प्लेनर और डेल्टा O ऑक्टाहेड्रल्स में भी ये संबंध दर्शाया गया है। आप इस रिलेशंस को डायरेक्टली लर्न कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चंस हैं उसमें अधिकतर पूछा जाने वाला क्वेश्चंस हैं, याद रखें, या शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में भी इसको पूछा जा सकता है। अब हम क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की एप्लीकेशंस पार्ट के बारे में जानते हैं कि ये क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है किस प्रकार उपयोगी है। हम क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर हम इस थ्योरी को उपयोग करके हम कॉम्प्लेक्सेस में हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। और हालांकि मैग्नेटिक मोमेंट जनरेटेड बाय ऑर्बिटल मोशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज क्यूइंस्ड बाय लिगेंड्स। और जब मैग्नेटिक मोमेंट हैं किसी कॉम्प्लेक्स में, दो कारक
कारकों पर निर्भर करता है। एक तो ऑर्बिटल मोशन पे और दूसरा है इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिन है, स्पिन मोमेंट मोशन है उस पे। तो इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन ओनली मोमेंटम है वो ही डी ऑर्बिटल्स के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उसमें पार्टिसिपेट करता है। ऑर्बिटल मोशंस हैं वो लिगेंड के द्वारा क्विंच कर दिया जाता है, इसलिए ऑर्बिटल मोशंस अपनी भागीदारी नहीं निभाता है मैग्नेटिक मोमेंट में। इसलिए जो इन डी ऑर्बिटल्स के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनका मैग्नेटिक मोमेंट सिर्फ और सिर्फ किस पर निर्भर करता है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ही होता है। और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट को निकालने के लिए नीचे आप फॉर्मूला देख सकते हैं। ये फॉर्मूला है म्यू यानी मैग्नेटिक मोमेंट इन बोर मैग्नेटोन म्यू इज इक्वल टू √n+2। ये भी आप इस फॉर्मूले को लर्न कर सकते हैं। n है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम मैग्नेटिक मोमेंट से हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ये CFT के माध्यम से संभव हुआ है। और ये जो आप देख सकते हैं इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है, और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आप यहाँ देख सकते हैं, वो है म्यू। और सेकंड हम इसकी उपयोगिता है एक्सप्लेनेशन ऑफ ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। इस थियोरी के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ फेवरेबल कंडीशंस वी कैन प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। किसी कॉम्प्लेक्स की ज्यामिति का निर्धारण कर सकते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में। हम ये ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनने के लिए फेवरेबल कंडीशन अलग है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए बनने के लिए फेवरेबल कंडीशन अलग है, और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनने के लिए फेवरेबल कंडीशंस और हैं। पूर्ववर्ती वीडियो में हमने इसको एक्सप्लेन किया है। फेवरेबल कंडीशंस फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स यानी D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होना चाहिए अधिकतर, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में भी इसकी फेवरेबल कंडीशंस हैं। यहाँ इनमें जो है लिगेंड्स हैं वो लिगेंड्स का साइज छोटा होना चाहिए, और टेट्राहेड्रल्स में क्या है, लिगेंड्स अगर बड़ा साइज का है तो 4 लिगेंड्स इंटरेक्ट करेंगे मेटल्स की, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के संबंध में भी कुछ शर्तें थी इनके फेवरेबल कंडीशंस की, तो इसके आधार पर हम इनकी ज्यामिति का निर्धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसका उपयोगिता एक्सप्लेनेशन ऑफ कलर्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। हम CFT के माध्यम से कॉम्प्लेक्स के रंग की प्रकृति को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और कलर इन कॉम्प्लेक्सेस फॉलोइंग 2 प्रोसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर जनरेशंस। यहाँ क्या है, यहाँ समझाया गया है कि कलर उत्पन्न करने के लिए 2 प्रोसेस हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। नंबर 1 DD इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। ये DD इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस क्या है? DD इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस को आप इस प्रकार समझ सकते हैं, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं D के, लिगेंड इंटरेक्ट करने के बाद ये स्प्लिट अप हो गया। मैं पहले ऑक्टाहेड्रल की बात कर लेता हूँ। यहाँ 3 लिगेंड ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स T2G सेट के वो लोअर एनर्जी के हो जाते हैं, और 2 सेट हैं वो उच्च एनर्जी के हो जाते हैं। सपोज कीजिए टाइटेनियम हेक्सा एको टाइटेनियम थर्ड कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, वो D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं उसमें, तो D1 जो 1 इलेक्ट्रॉन होगा वो T2G सेट में रहेगा। अब ये हल्की एनर्जी प्राप्त करके ये इस इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशंस, ये भी D ऑर्बिटल्स हैं और ये भी D ऑर्बिटल्स हैं, सेम D ऑर्बिटल्स हैं। तो T2G सेट, D ऑर्बिटल्स के T2G सेट से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिट करके उच्च ऊर्जा के EG सेट में ट्रांजिशन होता है, और इस ट्रांजिशन से जो रिक्वायर्ड एनर्जी है और वापस ये EG से वापस T2G में आता है तो एनर्जी का उत्सर्जन होता है। तो इससे जो दृश्य प्रकाश का अवशोषण हुआ है और उससे जो हमें पूरक रंग प्राप्त होता है, इसके आधार पर इस कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स कलर को शो करेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? DD ट्रांजिशंस। ये DD ट्रांजिशंस क्या है? ये लेपोर्टे फॉरबिडन है। लेपोर्टे फॉरबिडन्स क्या है? लेपोर्टे फॉरबिडन का मतलब है कि लेपोर्टे फॉरबिडन्स वो लेपोर्टे अलाउड ट्रांजिशंस वो होते हैं जहाँ डेल्टा L की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ±1 होनी चाहिए। डेल्टा L, यहाँ पे L क्या है? यहाँ L है एज्यूमथल क्वांटम्स नंबर, जिसको हम द्विगंशीय क्वांटम संख्या कहते हैं। द्विगंशीय क्वांटम संख्या किसे कहते हैं? द्विगंशीय क्वांटम संख्या
इसमें यहाँ डी के लिए एल का मान क्या है, डी के लिए द्विगुणित क्वांटम संख्या एल का मान है एल बराबर 2। डी के लिए एल बराबर क्या है 2। तो यहाँ इस डी में भी एल का मान क्या है 2 है और इस डी के लिए भी एल का मान क्या है 2 है। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस में इनमें एजिमुथल क्वांटम संख्या में जो डिफरेंस है ये 2 और ये 2, तो 2 माइनस 2 बराबर क्या हो गया 0। जबकि इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए एजिमुथल क्वांटम संख्या का, वो क्या होना चाहिए प्लस या माइनस 1 होना चाहिए। इसीलिए ये लेपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशन है डीडी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। ये लेपोर्टे फॉरबिडन होने के कारण डीडी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस से जो कॉम्प्लेक्स रंग शो करते हैं वो काले रंग के होते हैं, हल्के रंग से है चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल या मेटल टू लिगेंड। यदि मेटल से लिगेंड की ओर, मेटल से लिगेंड की ओर चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है या लिगेंड से मेटल की ओर चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ देखिए दो स्थिति है, मेटल से लिगेंड की हो रहा है या लिगेंड से मेटल की ओर हो रहा है। दोनों स्थितियों में चार्ज का ट्रांसफ़र होने से भी रंग उत्पन्न होता है और ये रंग इंटेंस रंग होता है। ये रंग क्या होता है, इस कलर की इंटेंसिटी क्या होती है, चार्ज ट्रांसफ़र होने से इंटेंसिटी इसकी अधिक होती है और कलर की इंटेंसिटी चार्ज ट्रांसफ़र से ज़्यादा होती है बनिस्बत डीडी ट्रांजिशन से। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस डीडी ट्रांजिशंस आर लेपोर्टे फॉरबिडन। अभी मैंने लेपोर्टे फॉरबिडन्स जो हैं डीडी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं वो ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर में तो डीडी फॉरबिडन ट्रांजिशंस होते हैं। जबकि यहाँ कलर ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर लें वो क्या है, इंटेंस होता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू लेपोर्टे अलाउड डीडी ट्रांजिशंस। यहाँ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो डीडी ट्रांजिशंस हैं वो लेपोर्टे अलाउड ट्रांजिशंस होता है। लेपोर्टे अलाउड ट्रांजिशंस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर होने के कारण टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो इंटेंस कलर्स के प्रदर्शित होते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में डीडी ट्रांजिशंस इसीलिए लेपोर्टे अलाउड होता है क्योंकि यहाँ टेट्राहेड्रल्स जो ऑर्बिटल्स ज्योमेट्री में जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो जीरेड नहीं हैं, वो अनजीरेड स्थिति में हैं। तो इन में ट्रांजिशंस होगा वो जीरेड से अनजीरेड की ओर होगा। इस स्थिति में इनमें लेपोर्टे अलाउड ट्रांजिशंस होता है। कलर ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इज इंटेंस ड्यू टू लेपोर्टे अलाउड ट्रांजिशंस। क्योंकि लेपोर्टे में जो ट्रांजिशंस हैं वो जो सेट हैं वो डी ऑर्बिटल्स के जो स्प्लिटिंग के बाद जो सेट हैं वो ई सेट और T2 सेट बनते हैं। EG एंड T2G नहीं बनते हैं क्योंकि इनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, जीरेड नहीं होती है, वो ऑर्बिटल्स जीरेड नहीं होते हैं। इसीलिए ये लेपोर्टे अलाउड ट्रांजिशंस हैं डीडी ट्रांजिशंस। और ऑक्टाहेड्रल्स और स्क्वायर प्लेनर में डी ऑर्बिटल्स हैं वो जीरेड होते हैं, इसीलिए उनमें दो सेट T2G एंड EG सेट बनते हैं। जबकि टेट्राहेड्रल्स में ये दो सेट हैं वो T2 और E सेट बनते हैं। जीरेड और अनजीरेड, यहाँ जीरेड नहीं है तो अनजीरेड हैं, इसलिए G सबस्क्रिप्ट नहीं लगाते हैं और ये डीडी जो ट्रांजिशंस हैं वो क्या होता है, लेपोर्टे अलाउड होता है फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। आगे इसका हम और बात करते हैं लेपोर्टे अलाउड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। Such electronic transitions are Laporte allowed for which delta L value is equal to plus minus 1 बात की थी हमने। और यदि जीरेड से जीरेड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, जैसा कि T2G या EG में बात की है हमने, जीरेड से अनजीरेड T2G और EG, जैसे ये T2G सेट है यानी T2 जीरेड और ये E जीरेड, तो T2 जीरेड से E जीरेड ये डी ट्रांजिशन से ये क्या हो गया, लेपोर्टे फॉरबिडन हो गया। देखो यहाँ क्रॉस का चिन्ह है, जीरेड से जीरेड यदि डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है और यदि अनजीरेड से अनजीरेड हो रहा है तो भी लेपोर्टे फॉरबिडन है। तो लेपोर्टे अलाउड ट्रांजिशन क्या है, जीरेड से अनजीरेड, ये लेपोर्टे अलाउड है। या कुछ गुड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि विच ट्रांजिशंस आर लेपोर्टे अलाउड्स।
तो आपको ऑप्शंस में दे दिया जाएगा डी से एफ में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है, या डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है, या एफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है। तो अलाउड ट्रांजिशंस कौन से हैं? डी एफ से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस अलाउड है। एस ऑर्बिटल से पी ऑर्बिटल्स में जो भी यदि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है वो भी लेफ्ट अलाउड ट्रांजिशंस हैं। अब एक और इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशन से संबंधित रूल्स हैं, स्पिन अलाउड एंड फॉरबिडन ट्रांजिशंस। स्पिन अलाउड और फॉरबिडन ट्रांजिशंस क्या है? यदि ये जो लोअर एनर्जी स्टेट के ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं वो उस इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन स्टेट चेंज नहीं होती है, अनचेंज हो जाती है, अनचेंज ही रहती है, तो वो क्या कहलाते हैं? स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस कहलाते हैं। सपोज कीजिए इस एक इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिन है वो सिंगलेट स्पिन है, सिंगलेट स्पिन है, यानी कि इसका स्पिन और ट्रांजिशन होने के बाद भी स्पिन सेम रहता है। स्पिन एस, स्पिन क्वांटम नंबर एस है, इसका स्पिन यदि +½ है और ट्रांजिशन होने के बाद भी +½ रहता है, यानी कि स्पिन स्टेट अनचेंज रहती है, या स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो अनचेंज्ड होती है, उसको हम स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस कहते हैं, स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस कहते हैं। और स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशंस यानी कि जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो चेंज हो जाती है, तो उस स्थिति को हम स्पिन फॉरबिडन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कहते हैं। अब बात करते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की कमियों की। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है, हालांकि इसने बहुत कुछ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस को एक्सप्लेन करने में बहुत कुछ अपनी भूमिका निभाई है, फिर भी इस सिद्धांत की कुछ कमियां हैं, उस कमियों को हम यहाँ आपके समक्ष एक्सप्लेन करेंगे कि कमियां क्या क्या है। इस क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के दोष या सीमाएं ये हैं कि जबकि CFT क्रिस्टल फील्ड जो थियरी है वो मेटल और लिगेंड में बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करता है, और मेटल और लिगेंड के मध्य जो बॉन्ड है उसको 100% आयोनिक मानता है। क्या मानता है? 100% आयोनिक बॉन्ड है। लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रॉन जो ESR इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रम या ESR स्पेक्ट्रम के माध्यम से हमने ये पाया, ESR स्पेक्ट्रम से हमने ये पाया कि जो मेटल और लिगेंड के मध्य जो बॉन्ड है उसमें 70% आयनिक गुण हैं और 30% कोवेलेंट करैक्टर्स हैं। इसको हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ सकते हैं कि हेक्साक्लोरो इरिडियम 4th कॉम्प्लेक्स हैं, उसका ESR स्पेक्ट्रा आप यहाँ देख सकते हैं। ये ESR स्पेक्ट्रा मल्टी पीक्ड है, ये एक बड़ी ब्रॉड पीक है, उसमें छोटे छोटे अनेक पीक प्राप्त होते हैं। तो ये पीक ये शो करते हैं कि यदि आयोनिक 100% इनके मध्य मेटल और लिगेंड के मध्य बॉन्ड होता, आयोनिक होता, तो हमें एक शार्प पीक प्राप्त होगी इस प्रकार की। लेकिन यहाँ अनेक अंगुलीनुमा प्रवर्ध दिखाई दे रहे हैं, ये फर्दर हाइपरफाइन पीक प्राप्त हो रही है, तो ये 100% आयनिक बॉन्ड नहीं होकर के उसमें कुछ करैक्टर कोवेलेंट के हैं। तो ये इस बात को क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, एक कमी ये है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की। दूसरी है कि हम CFT में ओनली d ऑर्बिटल्स को ही कंसीडर कर रहे हैं, d ऑर्बिटल्स के आधार पर पूरा सिद्धांत दे दिया क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, जबकि अन्य जो ऑर्बिटल्स हैं S या P है उनकी भी कुछ पार्टिसिपेशंस के बारे में इन्होंने कुछ बात नहीं की, एक कमी यह है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की। और तीसरी कमी है कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, मेटल लिगेंड के मध्य जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, इसके बारे में अधिक कुछ नहीं कहा क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में। बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस, अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस की अलग अलग मेटल लिगेंड बॉन्ड है, उनकी स्ट्रेंथ के बारे में कुछ अधिक नहीं कहा। और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत ने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो बता दी, लेकिन ये एक्सप्लेन करने में असमर्थ रहा कि कौन सा लिगेंड वीक है, वीक किस कारण से उसको वीक माना गया है और किस कारण से इस लिगेंड को स्ट्रॉन्ग माना गया है। तो इसका कोई आधार नहीं है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की सीरीज तो दे दी, लेकिन कौन अधिक प्रबल है, कौन दुर्बल प्रबल है, ये किस कारण से प्रबलता और दुर्बलता दर्शा रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड्स के बारे में भी इन्होंने अधिक कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की कमियाँ। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।